हेलो लखनऊ। हम बैठे हैं इस समय AIMIM के ऑफिस में लखनऊ में, और हमारे साथ हैं श्री पवन राव अम्बेडकर जी। आज AIMIM के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर चैनल न्यूज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पवन राव जी, आप क्या समझते हैं इस समय पॉलिटिकल सिनेरियो यूपी का? देखिए, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका है। अभी तक जो पिछले 70 सालों से लोगों ने अपने आप को समझ लिया था कि हम जो है मुसलमानों के वोट के दम पर जो है शासन सत्ता बनाएंगे, उनको जवाब देने के लिए हम लोग आ चुके हैं कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए नहीं, हक और हिस्सेदारी की भी अब वो बात करना शुरू कर चुका है। तो आप देखेंगे पिछले करीब जो है 6 महीनों में, लगभग 7 महीने हो चुके हैं, इस उत्तर प्रदेश में एक नाम बहुत तेजी से उभर के आया है, जिनका नाम है आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब। जी वो नाम क्यों आया है? वो हक और अधिकार की बात करते हैं। हम शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, जिसे इस देश के भारतीय संविधान के अनुसार जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे, उनसे उनको वंचित किया गया है। हम उसकी बात करते हैं। हम इस देश के हर एक नागरिक की बात करते हैं, जिसे हक और अधिकार मिलना चाहिए, जिसे मुख्य धारा में आना चाहिए, हम उसकी बात करते हैं। तो पॉलिटिकल सीन बहुत अच्छा है और बहुत ही लोगों को जो है बेसब्री से हमारा इंतजार है, और जो विरोधी पक्ष हैं उनको भी हमारा इंतजार है। ये चीज आया है। बिल्कुल है। और मैं पूछना चाहूँगा, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो है पतंग जी, तो आपको क्या लगता है ये पतंग कितनी ऊँची उड़ेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने अपना हाथ का पंजा दिखाया, और हाथ के पंजे को दिखा करके लोगों के जो है शरीर पर, लोगों को जो है खूनी पंजे का इस्तेमाल किया। तो खूनी पंजा भी अब दूर हो चुका है। लोगों ने हाथी की भी सवारी की, लेकिन उस हाथी पर अब जो है वो लोग बैठ गए हैं जो गैर बराबरी की व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं। हमने साइकिल की भी सवारी की, लेकिन साइकिल वालों ने हमें दिया क्या? हमें दिया गरीबी, हमें उस तरह की व्यवस्थाएं जो देनी चाहिए थी, शिक्षा का, रोजगार का, अच्छे स्वास्थ्य का, तो साइकिल ने हमें जो है ये सारी चीज़ों से महरूम रखा। हमें आप पिछला डेटा निकाल करके देखिए, 70 सालों में जो सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट लेते थे, उन्होंने हमारे हालात क्या कर दिए। अभी जो रिसेंट स्टडी आई है, आप उस पर देखेंगे, मुसलमान तबके में जो है 100 में से सिर्फ 2% ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जिन लोगों ने वोट लिया है, उन्होंने किस तरह से जो है हमें संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बेहतर संदेश है कि अगर इस देश में वो रहते हैं, इस देश के भारतीय संविधान को मानते हैं, और भारतीय संविधान के आधार पर जो हक और अधिकार मिले हैं उनको अगर लेना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े। हम उनको न धर्म और जाति के आधार पर नहीं, भारतीय संविधान के आधार पर नागरिक के तौर पर हम देखते हैं, और नागरिकों को जो हक और अधिकार मिलने चाहिए उनकी हम बात करते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है, जो आवाम है, वो हमारे साथ खड़ी हो, ताकि उसको जो है मान सम्मान, सुरक्षा और सम्मान हम दिला सकें जिसके वो अधिकारी हैं। एक और क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये ज़्यादातर जाने जाते हैं अपने ऐसे बयानों के लिए जो काफ़ी चर्चा में बोले तो थोड़ा सा नेगेटिव वे में चले जाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नेगेटिव नहीं, सच बोलते हैं, और सच हमेशा कड़वा होता है। तो सच सुनने की उनकी कुव्वत नहीं है जिन लोगों ने इस देश में नफरत फैलाने का काम किया है। तो जब हम सच बोलते हैं तो लोगों को कड़वा महसूस होता है, और सच बोलने के लिए हमको कोई रोक नहीं सकता। हम ऐसे ही सच बोलते रहेंगे, और जिसको कड़वा महसूस होता है, कड़वा महसूस होता है। हम बिल्कुल सच बोलते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, क्यों ना हम अपने हक की बात करें। ये हमारी चीज़ है, हमें मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो हम तेज नहीं और तेज आवाज में बोलेंगे, ताकि उनके कान जो सुन्न पड़ गए हैं ना, उन कानों को हम खोलने का काम करेंगे। तो हम हमेशा सच बोलेंगे, और सच आपको जैसे मैंने बताया कड़वा होता है उन लोगों के लिए जो सच सुनना पसंद नहीं करते। हम बिल्कुल हक और अधिकार की बात करते रहेंगे। हक और अधिकार, इसमें अगर जाके देखें तो सियासी तबकों में से गुगाहट ये भी है कि अगर ओवैसी जी आएंगे
और सरकार बनाएंगे तो मिलजुल के ही बना पाएंगे। जिस हिसाब से आप जिन सीटों में लग रहे हैं तो अकेले तो नहीं हो पाएगा, आपको मिलजुल के ही बनानी पड़ेगी। तो आप किनके साथ अपना गठबंधन करने को राज़ी हैं, किनके साथ आपकी बात चल रही है, और आगे आपका क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है? देखिए, हम लोगों ने इलेक्शन में कैंपेन करने से पहले भी हम लोगों ने जो है अपने दोनों हाथ खोले और ये कहा कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़ करके जितने भी बड़े या छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ हम समझौता करने के लिए, गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, ताकि इस देश में जो धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में धर्म के नाम पर ही शासन किया जा रहा है। अगर उनसे शिक्षा की बात करेंगे तो कहेंगे हमने मंदिर बनवाया, अगर रोजगार की बात करेंगे तो कहेंगे लाठी खाओ, और अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कहेंगे कि आप गंदे नालों के किनारे पड़े हो। तो हम ये चीज़ कहने आए हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको हम अलग करेंगे और एक बेहतर जो है मुकाम पर हासिल करेंगे। दूसरा, आपने पूछा है कि जो है अगर ऐसी स्थितियां बनती, देखिए हम आज भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा और सपा को छोड़ करके जो दल हैं आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में लोगों ने अपना जो है ना चेहरा दिखा दिया, वो बेनकाब हो गए हैं। जिनका वो विरोध करते थे उन्हीं के दलों के लोगों को अपनी पार्टियों में शामिल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जनता देख रही है। हम देखेंगे कि आने वाले समय में संविधान को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के जो मजबूती से अपनी बात रखेगा, अगर परिस्थितियां बनती हैं तो हम कहीं ना कहीं वहाँ स्टैंड करेंगे जहाँ पर संविधान की बात होगी। मतलब आपका ओपन नाम आपके ओपन है और आप किसी के साथ भी जाने को तैयार हैं? नहीं, किसी के साथ नहीं। हमने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़ करके जो इस देश में संविधान की बात कहेगा, जो लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कहेगा, शोषित वंचित समाज के लिए हक और अधिकार की बात कहेगा, हम उनकी बात कह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इनके साथ तो हम दो किनारे हैं, नदी के वो दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, इनकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आने वाले समय में अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं तो हम जरूर देखेंगे। आखिरी क्वेश्चन, अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली के, कोई अपना कुछ और लड्डू बांट रहा है, कोई कुछ और बांट रहा है, आप क्या ले रहा है? हम लोगों के लिए हौसला ला रहे हैं, लोगों के लिए ऊर्जा ला रहे हैं, लोगों के लिए हक और अधिकार को मांगने की क्षमता लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें संविधान में दिया है। हम लोगों को असहाय और जो है शिथिल नहीं बनाना चाहते हैं। ये लोग जो राजनीति करते हैं ना कि फ्री वाली राजनीति, फ्री तो सदियों से चल रहा है, इसीलिए तो लोग गुलाम बन गए हैं। फ्री की वजह से ही लोग जो है अपने हक और अधिकार को मांगना छोड़ चुके हैं। तो हम फ्री की बात नहीं करते हैं, हम वो बात करते हैं कि देश में सभी को अपने हक और अधिकार मांगने चाहिए। जब रोजगार होगा तो लोग फ्री की बात नहीं कहेंगे। फ्री समाज को काहिल बनाता है, समाज को कमजोर बनाता है। हम समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके पैरों पर उसको खड़ा होना सिखाएंगे। हम शिक्षा, रोजगार और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के काम करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम करेंगे, हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, ताकि लोग फ्री की जो चटनी है उसको ना चाहते, अपनी कमाई हुई जो रोजी रोटी है उससे अपनी चीज़ों को चलाएं। हम इस उत्तर प्रदेश में वो सहूलियतें देंगे जिससे लोगों के ऊपर का भार कम हो, ताकि वो फ्री की लॉलीपॉप पर भरोसा न करें, अपने हक और अधिकार के आधार पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है कम से कम उसका जो है वो दान पे करें। ये हम ऐसा उन लोगों को बनाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे AIMIM के प्रवक्ता, और आगे चलते हैं, देखते हैं सियासी गलियारों में और क्या सुबह है। थैंक यू वेरी मच।